लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और प्रेस है, ये सब मिलके तारतम्य के साथ एक दूसरे के साथ काम करें, तभी बात बनती है। ख़ासतौर पे आज के युग में जब सूचना तंत्र बहुत मजबूत हो गया है और सभी तरह के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी स्कीम्स हैं, योजनाएँ हैं, जो बेनिफिट्स पब्लिक को दे बनते हैं, सरकार क्या क्रियाकलाप कर रही है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रेस का माध्यम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए वैसे भी ज़रूरी बन जाता है कि हम एक दूसरे के संपर्क में निरंतर सतत रहें। अभी पिछले कुछ अरसे में चूँकि गतिविधियाँ काफ़ी फास्ट पेस पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त निकल नहीं पाया बीच में, तो संवाद की कमी आप में और हम में कभी रही नहीं बीच में हमारे यहाँ। तो इसी मकसद से आज मैंने सोचा कि एक बार आपसे फिर रूबरू हो जाएं और दो चार जो बातें जिन पे सरकार का विशेष ध्यान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपको विदित है कि स्वामित्व नाम से एक स्कीम हमने चलाई थी, जो पूरे हरियाणा में चल रही है और पूरे देश में सबसे अग्रणी हम हैं इस मामले में। और मेरे ख्याल से अप्रैल के एंड से पहले हरियाणा लाल डोरा मुक्त घोषित हो जाना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है और उसी के अनुरूप काफ़ी द्रुत गति से इस पे कार्य चल रहा है। ये स्कीम में सभी जो लाल डोरे के अंदर की संपत्तियां थी उनको चिन्हित करके उनकी मलकियत डिसाइड करके, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे पंचायती हैं, चाहे गवर्नमेंट की हैं, उनकी मैपिंग करी गई और उसके बाद दूसरे चरण में जो रेवेन्यू एस्टेट है, जो खेतों की ज़मीन है, कृषि के योग्य, जो उसका भी मैपिंग की जाएगी। तो लाल डोरे के भीतर जो भी कुछ था उसका, चूँकि मलकियत का दस्तावेज लोगों के पास होता नहीं था, वो देने के मकसद से ये योजना शुरू करी गई थी, जो अपने अंतिम चरण में है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसा सरकार का निर्देश है उसी के अनुसार अप्रैल के अंत से पहले हरियाणा के साथ साथ हम लोग भी लाल डोरा मुक्त हो जाएंगे रोहतक जिला। एक ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरी चीज़ है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें भी हमारा जिला बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे ख्याल से हम सभी पैमानों पे हम अक्सर टॉप 2-3 में रहते हैं स्टेट में। हमारा जो बैंक्स का लोन सैंक्शन का दर है, वो जो हमारी डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम सैंक्शनिंग की दर है वो सबसे ऊंची है और हमारी रिजेक्शन सबसे नीची है, करीब करीब 0 है। और हमारी पेंडेंसी भी विभागों में जिन भी लोगों ने आवेदन किया, जो लोग भी सर्वे हुए, जो लोग भी मेलों में आए, जो स्कीम में उन्होंने रुचि ली, उस स्कीम को प्रोसेस करके विभागों ने जो ट्रेनिंग दे दी, किसी को सक्षम में एनरोल करना था वहाँ किया, कोई MSME में प्राइवेट कारोबार में एनरोल होने थे उनको वहाँ करवाया, तो बैंक्स में भेजने थे वो वहाँ भेजे गए। काफ़ी सारे केसेस हमने 100-150 के आसपास डिस्बर्स भी कर दिए हैं। अभी 400 के आसपास केसेस सैंक्शन होकर रेडी हैं। वो एक दिन एक बृहद योजना के तहत एक डेट निर्धारित की जाएगी जब लोगों को वो ऋण वितरित कर दिए जाएंगे। तो ये जो अंत्योदय परिवार उत्थान मेले 2 चरणों में हमारे यहाँ लग चुके हैं, वो काफ़ी सफल रहे हैं और फुटफॉल भी करीब 30% से ज़्यादा रहा हमारा। तो हमारा फुटफॉल भी टॉप 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में रहा है पूरी स्टेट में। तो मुझे अच्छा लगता है बातें आपसे शेयर करके। स्वामित्व में भी और MMABUY में भी हम टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। पीछे आपने देखा था कि जो WCD डिपार्टमेंट महादर जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम चलाते हैं, तो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नेशनल लेवल पे पूरा ध्यान और फोकस रहता है। उसी पे बहुत जोर सरकार देती है, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, और उसी के अनुरूप जिलों की मशीनरी भी काम करती है। मुझे फिर बड़ी संतुष्टि है ये नोट करते हुए कि जो डिपार्टमेंट है हमारा महिला और बाल कल्याण वाला, जिसमें PO, WC, DO, CDP और आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर सब लोग मेहनत करते हैं, आशा वर्कर्स भी हैं, CMO साहब का महकमा भी उनके साथ तारतम्य में काम करता है। आपका जिला उसमें भी प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ रहा है और मेरे ख्याल से 953 की दर के साथ जो सेक्स रेशियो हमारा वो सबसे उत्तम रहा और उसके लिए पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान आने के उपलक्ष्य में आपके जिले को 5 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया गया था। ये राशि भी हम इसी कल्याण के काम में लगाएंगे जो हमने सुबह को दे दी है और इसको और अच्छा हम करेंगे। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट का सीजन भी आ गया है, वगैरह लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से और 10 दिन लग जाएगा जब गेहूं की आवक शुरू होगी।
बाकी डिटेल्स यदि आप कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो डिटेल्स मेरे ऑफिस से या DPRO साहब से आपको मिल जाएंगी। मसलन क्या MSP है, गेहूँ का 2015 रुपया है, सरसों का क्या है, बाजरे का क्या है, चने का क्या है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मौजूदा वक्त में मेरे ख्याल से मार्केट भी अच्छी उछाल पे है, जहाँ गेहूँ का दाम भी शायद अच्छा मिल रहा है और सरसों का भी अच्छा मिल रहा है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो जो ही ये मंडियों में आवक शुरू होगी, हमारी मशीनरी चुस्त दुरुस्त है, हमने मीटिंग्स वगैरह करके सारे इंतजाम इन प्लेस कर दिए हैं, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे वो छाया की व्यवस्था है, किसान विश्राम गृह है, चाहे वो टॉयलेट की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की है, बारिश की स्थिति में कोई तिरपाल और पॉलिथीन शीट्स वगैरह की है, चाहे उसको नीचे स्टैक करने के लिए वुडन क्रेट्स हैं, या फिर हमारी जो बेल्स आती हैं, जो गनी बैग्स आते हैं उसको भरने के लिए बोरियाँ, चाहे उसकी व्यवस्था है, वो सभी हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। ग्रीवेंस कमेटी हमने बनाई है, कहीं किसी को कोई गेट पास की दिक्कत है, कोई एंट्री में दिक्कत है, कोई उसकी खरीद में, कोई प्रोक्योरमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हर मंडी के लिए हमने ग्रीवेंस कमेटी बना दी है, जिसके अध्यक्ष कहीं BDOs हैं, कहीं तहसीलदार हैं, कहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, कहीं म्यूनसिपलिटी के, इस टाइप से अधिकारियों को हमने श्रेणी 2 के अधिकारियों को हमने ग्रीवेंस कमेटीज़ का इंचार्ज लगाया है। तो मेरी समझ था कि कोई दिक्कत किसी तरीके की आनी चाहिए। आवक भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगता है कि इस बार गर्मी वक्त से पहले थोड़ा आ गई, तो हो सकता है फसल का दाना वाना थोड़ा बहुत छोटा हो जाए, पीछे कोई बरसात की वजह से पानी वानी भर गया तो यील्ड में हो सकता है कमी आ जाए। फिर भी हम ये समझते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले 90% से नीचे आवक नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है 100% भी हो जाए, बट थोड़ा वो नुकसान नफा कहीं है। और ये आपको मालूम ही है कि पीछे जो भी खराबा, जो नुकसान फसलों में नोट किया गया था, उसके लिए पैसा सरकार ने तुरंत जारी कर दिया गया था। वो काफ़ी कुछ बढ़ भी चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वो केवल वही बचा हुआ है जहाँ लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हमको नहीं दी है। तो APR के लिए IFSC कोड और बैंक अकाउंट की डिटेल बड़ी आवश्यक रहती है। वो देने में लोग थोड़ा कोताही करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो उसके लिए हम गाँव में मेले भी लगाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हमने चलाई थी। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। और बाकी यदि आप लोग कुछ विशेष रूप से इसके अतिरिक्त कोई बात पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सर, किसानों से हमने बात की है, किसानों का ये कहना था जो फसल बेचे उसके काफ़ी समय लग जाता है पेमेंट होने में, ये तो नहीं है। प्रोक्योरमेंट की बात 3 दिन का समय है, 4 भी लग जाते होंगे कभी, कोई लंबी चौड़ी बात है, उससे ज़्यादा ऊपर टाइम लगता नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। किसान यहाँ लाएगा, आड़ती के पास लाएगा, आड़ती उसको तुलवाएगा, एजेंसी लेगी, उसका काम करेगी, फिर उसका फॉर्म्स पे एंट्री होगी, फॉर्म H है, फॉर्म J है, फॉर्म I है, उसका मिलान होगा, वो 2-4 रोज़ का टाइम लग जाता है। उससे ऊपर टाइम, किसी भी आप प्राइवेट कारों में कहीं आप लेके जाएंगे तो प्राइवेट दुकान पे भी, और सरकारी मामले में चूँकि हर चीज़ नियम कायदे और कागज़ पत्तर के हिसाब से चलती है, उतना समय लगना लाजमी है। कोई इनऑर्डिनेट डिले किसी भी पेमेंट में पिछली दफ़ा भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होने देंगे। चेष्टा हमारी ये रहती है कि 1 दिन का भी डिले ना हो, 1 दिन का भी डिले ना हो। गेट पास को लेकर भी दिक्कत हुई थी पिछली बार? नहीं, गेट पास को लेकर दिक्कत नहीं थी। गेट पास को लेकर दिक्कत इतनी हो जाती है कई बार कि एक साथ मान लीजिए ज़्यादा लोग आ गए, या कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको ऊपर से शेड्यूल नहीं आया है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी समस्या आती है हैंडल करने में, बट वो हैंडल कर लिया जाता है। आप देखेंगे कि छोटी-छोटी, एक तो जब कोई भी काम जब शुरू होगा, जिस दिन इनिशियल हिकअप्स आते हैं शुरू में, कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे इनिशियल हिकअप आएगा, और उसके बाद वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। प्रॉब्लम हम उसको मानते हैं जो बहुत बड़ा रूप धारण कर रही थी, या जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा किसी को कठिनाई या असुविधा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हमारे घर में भी आती हैं हर रोज़, रोटी खाते टाइम भी कहीं चम्मच गुम हो गई हो, यू नो। तो अदरवाइज़ किसी को भी हमने असुविधा नहीं होने दी। हमारा लक्ष्य भी यही है कि किसी को आर्थिक नुकसान ना हो, उसकी हैरेसमेंट ना हो, करप्शन ना हो, और ओपेक सिस्टम ना हो, पारदर्शिता हो। सरकार ने सिस्टम बनाया हो कि उसके अनुसार काम हो, तय समय पे खरीद, तय समय पे पेमेंट, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए पूरी मशीनरी तैयार है। किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी, हम सुनवाई के लिए सजग है, तत्पर है, तैयार हैं, नीचे के अधिकारी भी और खुद हम भी। सर, सरसों काफ़ी आई है मंडी में जी, लेकिन सरकार एक भी दाना नहीं खरीद पाई आपकी बात? ऐसा नहीं है, सरसों आई है। आप देखेंगे सरसों का MSP आप देखेंगे, और जो प्राइवेट मार्केट उसको प्राइवेट प्लेयर दे रहा है, वो प्राइवेट प्लेयर से उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो किसान प्राइवेट प्लेयर को भी सरसों दे रहा है। पिछली बार का आप देखेंगे सारा प्राइवेट प्लेयर को दिया था। सरकार की मंशा भी यही है, केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि किसान का भला होना चाहिए। हमारी MSP से फालतू यदि प्राइवेट मार्केट में उसको दाम मिल रहा है तो किसान का कल्याण होगा, उसकी आमदन बढ़ेगी। तो जो किसान की आमदनी दुगना करने का लक्ष्य है, उसमें ये स्टेप्स भी हैं।
तो उसको क्यों रोकें कि सरकार ही MSP पे खरीदेगी। हाँ, हमारा एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ प्राइवेट खरीद होगी, हमारे पास रिकॉर्ड होगी, फीस आएगी, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ गुड फॉर द इकॉनमी, इट इज़ गुड फॉर द फार्मर। एक लाल डोरा मुक्त करने की आपने बात किया डिस्ट्रिक्ट को, बहुत सी जगह पे दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो प्रॉपर्टी आईडीज बन रही हैं उसमें नाम बहुत लोगों के गलत हैं, किसी की डायमेंशन गलत है, किसी का इस तरीके की बहुत दिक्कतें हैं। और ऑफिस क्योंकि जो सर्वे करने जाते हैं वो बेहतर तरीके से सर्वे नहीं करते। 4 चरण है इसके। सबसे पहले मैप 1 जो ड्रोन फ्लाई करती है, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अब कम हो जाएगी। जो ड्रोन ने खाका खींच दिया, आपने चूना मार्किंग कर दी, ड्रोन ने फोटो खींच दी, मैप आ गया, उस पर आप एट्रीब्यूट मार्किंग कर देते हैं, ये फला चीज़ें यहाँ हैं। उसके बाद आप उसको क्लेम ऑब्जेक्शन के लिए डाल देते हैं 1 महीने के लिए। उस 1 महीने के दौरान लोग अपनी ये शंकाएँ, उनके एतराज़ वो दे सकते हैं कि ये राजेंद्र का नहीं धर्मेंद्र का है, ये 50 गज नहीं 52 है, ये मेरा है, ये कमरा भी मेरे में उधर हो गया, उनका सबका निष्पादन किया जाता है। उसके बाद मैप 2 बनता है। मैप 2 को जब वापस आएगा तो उसके साथ टैली करके उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स वगैरह फाइनल डाल के फिर हम भेजते हैं, जहाँ से तीसरा नक्शा बन के उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड बन के आ जाता है, जिसको वो जो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ओनरशिप का जो इंस्ट्रूमेंट है। तो 1 महीने की मियाद है बीच में, और उसमें भी अगर किसी को एतराज़ है तो डिप्टी कमिश्नर के पास अपील भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और फिर भी यदि कुछ बच जाएंगे, अभी कुछ चीज़ें बचेंगी, इसके बावजूद चीज़ें बचेंगी, वो बचेंगी जो लिटिगेशन में है, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट में लिटिगेशन में, चाहे वो सिविल कोर्ट में लिटिगेशन में। सो जो ऐसे डिस्प्यूटेड है उनको हम छोड़ रहे हैं, और उनको बाद में जब डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा तो उसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। एक परिवार पहचान पत्र के मामले में कुछ गड़बड़ियां होने की कई डिस्ट्रिक्ट से खबर आई थी, तो अपने यहाँ भी क्या ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, और हैं तो किस तरीके से उन चीज़ों को आप लोग? परिवार पहचान पत्र, अगेन एज आई टोल्ड यू, वी आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द स्टेट। हमारा जो तीसरा चरण है उसमें भी परिवार पहचान पत्र का जो टोटल कवरेज था वो हमारा करीब 100% है, 99 के आसपास था। 1-8% वो है जो अनट्रेसेबल है या जो चले गए होंगे कि यहाँ पे है नहीं। उसके बाद इसी के अंदर कास्ट का था, इसी के अंदर आपका इनकम का था, इसी के अंदर आपका दिव्यांगजन का था, इसी के अंदर आपका आंगनवाड़ी के बच्चों का था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जा रही है। पीछे ये आया था कि कुछ इनकम वगैरह लोग गलत लिखवा देते हैं, या सिंगल व्यक्ति की कोई यूनिट बना लेते हैं, भी कोई लाभ मिलना है, मान लीजिए प्लॉट मिल रहे हैं, एक फैमिली है, उसके 3 टुकड़े कर देंगे, मैं भी अलग रहता हूँ, मेरी बीवी भी अलग रहती है, मेरा पिता भी अलग रहता है, वो 3, ये मंशा रहती है लोगों की। उसके लिए रीसर्वे किया जा रहा है, और जो एक बॉडी बना रखी है हमने, टीम बना रखी है 5 लोगों की, उसके मार्फत, और वो इंडिपेंडेंटली, वो एक साथ भी नहीं जाते, ताकि कोई एक व्यक्ति यदि कोई गड़बड़ी करे, झूठ बोले, मिस रिपोर्टिंग करे, तो दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ दे। तो बड़ा पारदर्शी सा ये सिस्टम है, जिसमें अभी फाउल प्ले की गुंजाइश बिल्कुल बचेगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन डीसी साहब, इसमें सर्वे वाली बात में है कि अब जो सर्वे चल रहा है वो एक जगह बैठ के किसी सरपंच के या किसी ऐसे मौजूद आदमी के वहाँ बैठ कर वहीं से फोन पे सर्वे कर रहे हैं। किस चीज का सर्वे? कैसे माने? किस चीज का सर्वे? परिवार पहचान PPP वाला? बिल्कुल नहीं, PPP का मैं बताता हूँ। इसमें इसीलिए 5 लोगों को लिया गया है। एक आदमी ऐसा कर देगा, मैं मान सकता हूँ, दूसरा आदमी उसकी शिकायत कर देगा, दूसरा भी उससे मिल गया तो तीसरा कर देगा, तीसरा भी मिल गया तो चौथा कर देगा, कोई नहीं करेगा तो 5वां कर देगा। सरकार की मंशा भी ये सब बनाने के पीछे वही थी, और उनमें से सरकारी आदमी केवल एक ही है, बाकी से प्राइवेट जन है। CSC वगैरह तो दे रखा है, लोगों को इन्वॉल्व किया है हमने, लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, सब लोग शामिल हैं उसके अंदर, ताकि सरकारी मशीनरी पे कोई ऐसा इल्ज़ाम न लगे और लोगों की भी भागीदारी उसके अंदर हो, सो दैट कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए और गलत काम ना हो। इससे गर्मी के मामले आने में इसलिए आपने सम्मान में भी चला रहा था, और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है जी। बिजली और पानी को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं यहाँ पिछले 2 बरस के दौरान मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कुछ सौभाग्य से, भगवान की दया से, सबके सहयोग से ऐसी कोई मारामारी मैंने देखी नहीं है जो कोई विशेष ध्यान आकर्षित करे। पानी की किल्लत कभी हो सकती है जब बारिशें अच्छी ना हो। पिछली बार बारिशें ठीक ठाक हुई है अभी बीते सीजन में। हमारी नहर की कैपेसिटी भी बेड के अंदर ट्रेंचेस बना के हमने बढ़ाई है, पीछे से पानी भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है। बिजली की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है, पावर स्टेशन वगैरह लगे, 2 और लगेंगे।
मेरे को ऐसा अंदेशा अभी है नहीं कि ऐसी कोई नौबत आएगी। सिस्टम इज इन प्लेस। कोई रपट भी नहीं है मेरे पास ऐसी, एकदम से ऐसी कोई डिमांड भी बढ़ी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा उछाल डिमांड में आ गया और सप्लाई में कहीं कमी आ जाए। सर कबीरपुर बिजली प्लांट के बाहर 3 दिन से महिलाएं मंत्री के बैठी जी, तो सर उनके साथ क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है, क्या वार्ता हुई है, क्या? हमारे अधिकारी गए हैं वहाँ, वीडियो भी, तहसीलदार भी, SDM भी, बिजली के अफसर भी, खुद ऐसी गए हैं, एक्सीएस भी गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या मुद्दा है उनका? कुछ कल रात को भी बिजली फ्री कराने की वो मांग कर रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने एम्प्लॉयज को अंदर बाहर नहीं जाने दिया था। रात को लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात आई। तो हमने भी उनसे बात करी, मैंने खुद भी, लोग आए थे मेरे पास गाँव के। तो हमारा वही स्टांस है जो हमेशा रहता है और जो किसी भी सरकारी नौकर का रहना चाहिए, सरकारी तंत्र का। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। निर्धारित नियम कायदे के अनुसार काम होना चाहिए। कोई भी अनर्गल बात या शर्त को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी अनर्गल बात या शर्त बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा। मुफ्त बिजली बिल्कुल नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर। उनका कहना ये है कि शुरुआत में जब जमीन लेते समय जो एग्रीमेंट हुए थे, एग्रीमेंट दिखाएं। हवाई बातें नहीं चलती ना, मुझे एग्रीमेंट दिखाया जाए। आज उन्होंने खुद माना ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है, और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुम आप पावर प्लांट लगवाओगे हमें फ्री बिजली ले लो ना। जो चीज़ पैसे में बनेगी पैसे में बिकेगी। कोई शक नहीं है मुझे इस बारे में। कोई भी बिल माफ नहीं किए जाएंगे और कोई मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पर। सर, एक आम जनता का ये कहना है कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, लघु सचिवालय से हो, तहसील से हो, या फिर किसी भी योजना का लाभ लेना, तो दलाली सिस्टम बहुत ज्यादा हावी है। अगर वो देखिए, मैं डे वन से जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मुझे ध्यान है वो बात, रोहतक में भी और उधर सांपला के रेस्ट हाउस में भी मैंने ये बात कही थी जब मेरे से प्रेस के बंधुओं ने एक दो ने पूछा था। आज भी मैं उसी मत का आदमी हूँ। कोई भी ऐसी बात है करप्शन से रिलेटेड, कोई दलाली भ्रष्टाचार की, खुल के सामने आए, लिखित में शिकायत लाए और वो देवता बनने की चेष्टा मत करे और हमारे साथ आए और सहयोग करे, रंगे हाथ पकड़वाए। हम आज भी तैयार हैं। परंतु जब ये बातें होती है कि नहीं जी अब क्या करेंगे जी, हम भी गरीब आदमी हैं, वो भी गरीब आदमी है, मैं नहीं चाहता उसकी नौकरी खराब हो, तो भाई फिर शिकायत मत करो। हाँ, सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है वो बता देता हूँ। हर चीज को ऑनलाइन किया जा रहा है, हर चीज को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। आपको सरल केंद्र में बहुत चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत सी चीजें CSC के मार्फत मिल जाएंगी। CSC को कौन चला रहा है? VLE चला रहा है। VLE कौन है? आप लोगों में से एक आम आदमी है, वो सरकारी आदमी नहीं है। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी रिपोर्ट आप हमें कीजिए। बहुत सी सेवाओं को सरल पे ऑन बोर्ड ले लिया गया है। राइट टू सर्विस एक्ट में सेवाओं को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। 400-500 सर्विसेज ऐसी हैं। हर चीज अब जब ऑनलाइन हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाएगी। और रिश्वत लेना जितना बड़ा अपराध है, रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है और वो व्यक्ति उतनी ही सजा का भागीदार है, क्योंकि वो एक सरकारी सिस्टम को करप्ट करने में उतना ही योगदान दे रहा है। मैं फिर आपके मार्फत आह्वान कर रहा हूँ, जो भी इस प्रकार की शिकायत करना चाहे लिखित में शिकायत लाएं, किसी से डील करना चाहे करें, हमारे पास आए, पुलिस जाएगी, विजिलेंस जाएगी, रंगे हाथ पकड़ेंगे, जेल भिजवाएंगे। और ऐसा हमने किया भी है अभी पीछे, थोड़ा ही अर्सा पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, उससे पहले भी हम ऐसा करते रहे हैं, हम फिर करेंगे। लेकिन नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। वो भाईबंदी देवतागिरी वो नहीं चलेगी जुबानी कि जी फिर भी जी ऐसा हो जाएगा, मैं क्यों सामने आऊँ। नहीं, सामने तो आना पड़ेगा जी। कुरीति से, बीमारी से लड़ने के लिए सामने आना पड़ेगा। आइए, हम साथ आपके। DC साहब, मेरा एक सवाल था पानी को लेकर के। अभी आपने बोला कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ शहर की पेयजल व्यवस्था है वो 2 नहरों पर डिपेंड है जी। JLN 12 दिन आती है, DSB 6 दिन आती है, 12-16 दिन जी। महीने में 30 दिन होते हैं। 14 दिन पानी स्टोरेज की होती है जी। स्टोरेज की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉपर पानी दे सके। जलघर 1 जो है वहां से 75 MLD रोज पानी की सप्लाई होती है। चूंकि गर्मी आ गई है, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, इतना स्टोरेज है नहीं, तो कैसे प्रॉपरली करेंगे? स्टोरेज है हमारे पास और हम 2 जल घर और बनाने की प्रक्रिया में हैं। हमने एक गांव में जगह देखी थी, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अभी दूसरी जगह हमने प्रक्रिया की बात है, चूंकि गर्मी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी पिछली दफा भी आई थी, उससे पिछली दफा भी आई थी, आज भी आएगी और कल भी आएगी। कोई समस्या नहीं है किसी टाइप की।
तो क्या नहर छुड़वाने के लिए बिल्कुल सब कुछ नहर छूटी हुई है। जो सरकार ने इसका रोस्टर बना रखा है वो फिट है, उसमें कोई तब्दीली की आवश्यकता होगी हम ऊपर रिक्वेस्ट नहीं, करके अभी विधानसभा में ये मुद्दा उठा था कि रोहतक में जो नहर आ रही है उसका रोस्टर बदला जाए क्योंकि वहाँ बहुत क्राइसिस होती है पानी की। विधानसभा में भी ये मामला उठा था। तो फिर यदि देखिए विधानसभा में अगर उठा है जी। वहाँ क्या फैसला होगा सरकार निर्णय करेगी। मेरे सामने कोई समस्या आएगी मैं उसका उपचार करूंगा। मेरे सामने अभी कोई समस्या नहीं है ऐसी पानी की रोहतक जिले में, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि आएगी। सर हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं जी, और सर प्रशासन का दावा है कि नकल रहित परीक्षाएं करवाई जाए जी, और हर रोज सर की बच्चों की जमकर नकलें हो रही हैं और कल भी एक ही दिन हुआ होगा अभी तो। सर 10वीं का और 12वीं का एग्जाम हो चुका है, आज दूसरा एग्जाम है। मैं आज अखबारों में खबर देखी, मैं डेली सारे अखबार देखता हूँ सुबह कटिंग्स और जो काम की चीजें मैं भेज देता हूँ लोगों को। तो मैंने एक ऑर्डर भी जारी कर दिया, एसपी साहब को बोल भी दिया, तीनों एसडीएम्स को ताकीद कर दी, बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब मैं देख रहा था खिड़कियों विड़कियों में लोग चढ़े हुए थे फोटो में, भालोट की थी, एक गांधी कैंप की थी, एक दो महम की थी, सांपला की ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं आई थी। तो आई टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑलरेडी आपके बताने से पहले। हैं जी, हाँ, जो मैंने देखी वो बता रहा हूँ मैं, जो मैंने अखबारों में देखी आज उसमें गांधी कैंप की एक फोटो थी, एक भालोट की फोटो थी, दो महम की फोटो थी। सर एक नकल करने का एक हाईटेक तरीका ये है कि सर बच्चे अंदर मोबाइल लेके जाते हैं और बाहर जो उनके साथी खड़े होते हैं उनके पास क्वेश्चन पेपर 10-15 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हैं। ऑल राइट। तो सर उनके ऊपर कोई जैमर वगैरह का कोई अपने यहाँ पे जैमर का इसमें नहीं है, जैमर का यस यू आर राइट, बड़ा करोड़ों का खर्चा होता है। आप देखते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एचटेट है फॉर एग्जांपल, एचटेट में हम जैमर भी लगाते हैं, फ्रिस्किंग भी करते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी लगाते हैं, सीसीटीवी कैमराज भी लगाते हैं। बड़ो एक एग्जामिनेशन पे आप मान के चलेंगे 15-20 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है इतने थोड़े सेंटरों पे। जब 10वीं 12वीं 11वीं की परीक्षाएं होती है तो सेंटर तो हज़ारों की संख्या में है, तो वो जो सरकारी तंत्र है महकमा वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये ज़रूर है कि बाहरी हस्तक्षेप बंद हो जाएगा और मोबाइल पे भी पाबंदी हम लगवाएंगे। एक आपने डीसी साहब एक आदेश जारी किया था कि जो अवैध कॉलोनियां कट रही हैं या फिर प्लॉटिंग हो रही है या बिल्डिंग्स बन रही है उन पे आम आदमी भरोसा ना करे या उन पे अपना पैसा ना लगाए। जी, कहाँ वो कॉलोनी? मुझे याद है कि मैं पिछले करीब, वैसे तो शुरू से बट साल भर से मैं रेगुलर इंटरवल पे आपके माध्यम से लोगों को चेता रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल्स पे, कि मेहरबानी करके अनलाइसेंस्ड लोगों से प्लॉट्स मत खरीदें, अवैध कॉलोनियों में प्लॉट्स मत खरीदें, वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यदि ऐसी कोई कॉलोनी कहीं कटती है तो हमें सूचना दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे अपने तंत्र के हिसाब से या कहीं आप लोगों ने कुछ बताया उसके जहाँ भी हमें सूचना मिलती है वहीं पे हमारी डीटीपी की टीम जाती है और हम तोड़ फोड़ करके आते हैं और FIR रजिस्टर करवाते हैं। हमारे पास मेरे ख्याल में 50 FIR ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है और डेली ये कार्रवाई निरंतर चलती है। हर महीने कम से कम 5 या 6 ड्राइव ऐसी चलती हैं। परसों नरसों में मुझे कोई खबर लगी थी कहीं से, तो आई टोल्ड दी डीटीपी के इस पर तुरंत जाके देखे और यदि ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। जो भी जहाँ भी सूचना मिलेगी, जहाँ भी लोग बताएंगे वहाँ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। जीरो टॉलरेंस है इसके प्रति, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है, अवैध कॉलोनियों को ना पनपने दिया जाए, नई ना पनपने दी जाए। परंतु साथ साथ में इसीलिए लोगों से कहता रहता हूँ आपके थ्रू कि यदि वो प्लॉट खरीदेंगे नहीं तो काट के बेचेगा कौन। तो वो जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज हम तो दुनिया भर की हैं, कोई सनसिटी है, कोई ओनैक्स है, कोई DHL है, कोई HSVP है जिसको पहले हुडा कहते थे। तो सरकारी कॉलोनाइजेस की भी सेक्टर्स कॉलोनीज है, प्राइवेट कॉलोनाइजेस की भी हैं जो पैसा देके DCIDC देके अच्छी सुविधाओं के साथ कॉलोनीज काट रहे हैं। यस थोड़ा बहुत महंगा तो होगा परंतु सुविधाएं भी सारी मिलेंगी और वो कानून की तलवार भी सिर पे नहीं लटकेगी। तो लोगों को भी खुद परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से और ऐसे बहकावे में लालच में नहीं आना चाहिए। सड़क सुरक्षा को लेकर एक सवाल है। सड़क सुरक्षा को लेकर कई बार बड़े दावे किए गए हैं। कल भी एक महिला की रोड पे ही उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई है और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है जिसमें जान चली जाती है। सर कई लोग दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट होता है, हर जगह होता है स्वभाव। और ऐसे मिलेंगे कुछ स्पॉट्स
एक रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक रोड सेफ्टी कमेटी भी होती है, उसकी निरंतर बैठकें होती हैं। ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाता है, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट प्रोन ऐसे संभावित इलाके हैं, उन पे हम कार्रवाई करते हैं। साइनेज भी बनाते हैं, सड़कों पे सफ़ेद मार्किंग भी करी जाती है, एरो हेड्स भी दिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। उसके बावजूद कई तरह के कारक हैं एक्सीडेंट्स के, गलत साइड पे चलना, ओवर स्पीडिंग करना, शराब पी के चलाना और ट्रिपल पिलियन राइडिंग कर देना और ओवरलोडिंग लेके चलना, कई तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें भी भागीदारी जो चलने वाला है उसकी भी साथ होनी ज़रूरी है। हमारे पास WRI और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन दोनों ये लोग हैं, ये मिलके एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट अभी शुरू होने वाला है शायद 2-4 रोज़ में, 2-3 जगह पहले भी किया था, तो वहाँ पे वो चेंजेस मॉडिफिकेशंस वगैरह सुझाते हैं, जो फिर हम नगर निगम, हुडा और पुलिस के ज़रिए उसको करवाते भी। आप देखते होंगे जगह जगह, यहाँ भी गुड़गांव वगैरह में भी आप देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इधर से रोक दिया, वहाँ से निकाल दिया, यहाँ चलाया। वो सब चीज़ें इसी के दृष्टिगत करी जाती है। जो छिटपुट एक दो आप बता रहे हैं ऐसे चीज़ें ना हो। जान तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, किसी भी वजह से नहीं जानी चाहिए, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे और कोई बीमारी है या कोई और अपराध है, जान नहीं जानी चाहिए, वो दुखद है। परंतु लोगों को खुद एहतियात बरतनी होगी और नियम कायदे का पालन करना चाहिए। रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ओवरलोडिंग से भी परहेज करना चाहिए। परसों का जो सफाई अभियान है वो कैंसिल हो गया, कारण सर उसका? नहीं, ऐसा कोई सफाई अभियान था नहीं, कैंसिल क्यों हो गया? हमने इजाज़त दी नहीं, मेयर की तरफ से नहीं हमने इजाज़त दी नहीं, हमने इजाज़त दी नहीं, हमने इजाज़त डिक्लाइन कर दी। अभी हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट्स हैं अभी आने वाले 15-20 दिनों में। खास जैसे मैंने आपको बताया, अप्रैल के अंत से पहले बहुत सी डेडलाइंस को पूरा किया जाना है और काफ़ी चीज़ें लोगों को समर्पित की जाएंगी इस 1 महीने के दरमियान। उसके बाद देखेंगे। सफाई तो अच्छी बात सर है। मीटिंग होगी थी मेयर साहब के साथ और ज्वाइंट कमिश्नर भी मौजूद? मैं नहीं जानता, मेरी कोई मीटिंग नहीं और उन्होंने धर्मशाला, डेरे ये सब इनको बोल दिया था कि मैसेज आ चुका है सर सब में ये। मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई, ऐसा कोई है भी नहीं कुछ। दौरा करके हैं ड्रेन्स वगैरह और निर्देश भी दिया भाई इनकी पट्टियां ठीक कर दी। क्या हमने इस बार थोड़ा एडवांस कर दिया ये टूर जो हम करते हैं हर साल, फ्लड इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं। इस बार थोड़ा वक्त रहते हमने इसलिए किया कि टाइम उनको ज़्यादा मिल जाए। तो जो शहरी ड्रेन्स हैं वो म्यूनिसिपलिटी की जिम्मेदारी रहती है, हाईवेज के साथ जो ड्रेन्स हैं वो PWD की जिम्मेदारी है, बाकी नहरें और ड्रेन्स भी इरीगेशन वालों की है। तो जितने भी नाले, नहर और नालियाँ और ये सब हैं, उनकी सफाई करने की ताकीद हमने कर दी है। हमने सभी SDM से भी इंस्पेक्शन करवा दिया है, तीनों से, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और नगर निगम से। तो अभी टाइम है हमारे पास, बारिशें जून वगैरह के आसपास हमारे यहाँ आती हैं, तो 2 महीने का वक्फा है। अभी एक इंस्पेक्शन हम दोबारा मई एंड में फिर करेंगे, मई के अंदर हम एक इंस्पेक्शन फिर करेंगे कि जो अब हिदायत दी थी वो काम पूरे हो गए कि नहीं, ताकि कोई ये ना बोले कि टाइम कम था, ये रह गया, वो रह गया। तो हमने एम्पल टाइम दे दिया है सभी एजेंसीज को और कोई फ्लडिंग ना हो, इसी के दृष्टिगत हमने ऐसा किया है। क्योंकि ड्रेन नंबर 8 जो है वो ऑलरेडी उसमें पानी पहले ही भरा खड़ा, और किसानों के खेतों में भी उसके सामने पानी खड़ा है, ज्यादातर में अभी तक पानी नहीं मिला पिछले साल। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत पानी खड़ा है, यस यू आर राइट। ड्रेन्स का पानी लोग उठा के सिंचाई करते हैं, वो खुद भी डलवाते हैं ड्रेन्स में। नहरों के स्केप भी हमने ड्रेन्स में छोड़े हुए हैं, और बहुत सी इलाके तो ऐसे हैं जहाँ नहर नहीं है तो वहाँ ड्रेन में ही पानी डलवा के लोग सिंचाई करते हैं। और वो गर्म ठंडा तो आपको पता ही है, लोग गर्म ठंडा भी करते हैं। इल्ज़ाम फिर वो सरकारी मशीनरी पर सरकार पे डाल देते हैं, गलत प्रथा सी बनी हुई है। तो दूध का दूल्हा नहीं है कोई भी, ये भी एक वजह है।